नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीटी एग्जाम के लिए स्पेशली जो हमने प्रैक्टिस सेट चलाए हैं उसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अब तक 4 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और इन क्लास के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो सीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस एफसीआई का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे क्वेश्चन। तो जैसे कि आप सभी को पता है इस क्लास के अंदर हम करते हैं जीएस के प्लस में साइंस के क्वेश्चन, जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चन करते हैं। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर आपके 35 होते हैं और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं और पीछे की क्लास 4 प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना। और उसके अलावा सीईटी के फुल मॉक टेस्ट आपके जो वो चल रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, गोवा जो है वो आपका कब स्वतंत्र हुआ? तो गोवा स्वतंत्र हुआ चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये किसके कब्जे में था? तो गोवा की जब बात की जाए तो ये पहले किसके, तो पुर्तगालियों के कब्जे में था, यानी कि किसके, पुर्तगालियों के कब्जे में था। पुर्तगालियों का अधिकार था किसके ऊपर, गोवा के ऊपर। और उसके बाद 1961 के अंदर एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और उसके बाद गोवा को जो है वो पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो गोवा को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया। और इसको राज्य जो है कब बनाया गया, तो 1987 के अंदर गोवा को राज्य बनाया गया और इसी के साथ ये 25वां राज्य बनकर जो वो सामने आया था। कौन सा, 25वां, 1987 के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य अगर पूछ ले, सबसे छोटा राज्य किस अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य अगर पूछ ले वो कौन सा हो जाएगा, गोवा। और गोवा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहली बात, कैपिटल इसकी कौन सी है, तो गोवा की पणजी हो जाएगी। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी हो जाएगी, कोंकणी लैंग्वेज जो है वो यहाँ की हो जाएगी। इसके बाद यहाँ के आपके सीएम जो है वो कौन है, तो सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और इसके साथ ही गवर्नर जो है वो कौन हो जाएंगे, तो श्रीधरन पिल्ले, ठीक है। श्रीधरन पिल्ले जो वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगर सीट की बात की जाए तो गोवा की लोकसभा की सीट यहाँ पर जो है वो कितनी, 2 हो जाएगी। राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट कितनी हो जाएगी, 40 सीट जो है वो हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान को आपको पता है इसको क्या बोला जाता है, तो टीपू सुल्तान जो इसको बोला जाता है मैसूर का शेर। क्या बोलते हैं, मैसूर का शेर। इसका मतलब कहाँ का, मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान किसका बेटा था, तो हैदर अली जो था, हैदर अली का जो बेटा था वो था टीपू सुल्तान। अगर देखा जाए तो आपके अंग्रेजों और इनके आपके मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था जो आपके हैदर अली था। तो ये कौन सा युद्ध हुआ था, तो जो आपका सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि इस युद्ध के अंदर मृत्यु होती है किसकी, हैदर अली की। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होती है। उसके बाद जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 के अंदर, उसके अंदर किसकी, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखना। मैसूर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। एमनेस्टी जो इसका मुख्यालय कहां पर है, एमनेस्टी, तो एमनेस्टी देखो, एमनेस्टी पहली बात है क्या, एमनेस्टी एक एनजीओ है जो कि मानवाधिकारों के ऊपर आपका बात करता है, यानी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आपका हो जाएगा एमनेस्टी। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब हुई थी, तो जुलाई 1961 के अंदर स्थापना होती है किसकी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की। और इसके बाद इसको 1977 के अंदर नोबेल का पीस प्राइज भी दिया गया था, नोबेल का पीस प्राइज, शांति का पीस, जो शांति का नोबेल प्राइज दिया गया किसको, एमनेस्टी इंटरनेशनल को। और इसका जो हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया जो कहां पर हो जाएगा, लंदन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन हो जाएंगे, बिल्कुल लाला लाजपत राय। इनको शेर पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है किसको, लाला लाजपत राय को। इसके अलावा लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम अगर पूछे तो इनकी पत्नी का नाम जो है वो हो जाएगा राधा रानी, राधा रानी। कर्म भूमि इनकी हरियाणा की हिसार हो जाएगा। और इसके साथ ही लाला लाजपत राय की मृत्यु अगर पूछे तो साइमन कमीशन जो आया था 1928 के अंदर, उसके विरोध में लाठियों के प्रहार की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है किसकी, लाला लाजपत राय की, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। इसके बाद लाला लाजपत राय की पुस्तक जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं कौन सी, तो वो हो जाएगी अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी हो जाएगी, लाला लाजपत राय की पुस्तक। इसके अलावा देखो यहां पर दिया गया बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इनके
बारे में ये ध्यान रखना कि इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी, गीता रहस्य जो है पुस्तक हो जाएगी, वो किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की। इसके बाद देखो खुदीराम बोस, खुदीराम बोस जो इनको मुजफ्फरनगर षड्यंत्र केस के तहत खुदीराम बोस को मात्र 18-19 साल के ये आपके पर्सन थे और इनको फांसी दी जाती है, तो ये इसके बारे में ध्यान रख लें। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस पहली बात ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बहुत बार आया था कि मानवाधिकारों की, इसको देख लेना, नोट कर लेना, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा। तो ये सार्वभौमिक घोषणा जो है मानवाधिकारों की ये कब की गई, तो ये की गई आपकी 10 दिसंबर 1948 को, और इसी के साथ ही आपका हर साल 10 दिसंबर को आपका जो वो मनाया जाता है, कौन सा, 10 दिसंबर को आपका मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। यानी कि मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए आपका हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। एक चीज आपको और याद होगी 10 दिसंबर को और क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो जो नोबेल प्राइज जो आपके दिए जाते हैं ना, नोबेल प्राइज किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, तो ये भी आपके कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। और मानवाधिकारों के बारे में पूछा गया 10 दिसंबर। इसके साथ ही अगर आपको ये पूछे कि भारत में जो मानवाधिकार आयोग जो है, कौन सा, भारत में जो मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो मानवाधिकार आयोग भारत के अंदर इसको 12 अक्टूबर 1993 के अंदर, तो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 और हर साल 10 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है आप सभी को पता है, सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है जो कि कहां पर है, राजस्थान के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर और कौन सा है, एक रणथंबोर भी है, ठीक है, रणथंबोर। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन नोट कर लेना, एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में आपके जो नामीबिया से, कहां से, नामीबिया से आपके कितने 8 चीते लाए गए हैं, आपने सुना होगा न्यूज के अंदर काफी फेमस है। तो 8 चीते जो ये कहां से लाए गए, पहली बात नामीबिया से लेकर आए। इन 8 चीतों में अगर देखा जाए तो कितने, 5 तो जो है वो फीमेल है, 3 इसके अंदर मेल है। और इनको कहां पर छोड़ा गया, तो कूनो नेशनल पार्क, तो कूनो नेशनल पार्क जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर इनको छोड़ा गया। तो ये ध्यान रखना, कौन से, नामीबिया से 8 चीते लाए गए, 8 जो टोटल 8 है जिनमें 5 फीमेल है, 3 मेल हो जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, यहां पर इनको छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपके जो क्रांतिकारी नारे जो है ये किसके हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। सुभाष चंद्र बोस, पहली बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्म कब हुआ, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ, कहां पर, कटक के अंदर। और कटक जो है वो उड़ीसा के अंदर है। और इसी कटक में आपको याद होगा कौन सा है, तो चावल अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले, जो कि कहां पर है, इस कटक के अंदर है। उसके बाद 23 जनवरी को इनका जन्म होता है, इसी दिन आपका कौन सा, तो पराक्रम दिवस आपका मनाया जाता है। आपको पता होगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद इन्होंने जो 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसके बाद अगले साल 1939 के अंदर इन्होंने किसकी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो स्थापना की थी, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। और इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, 1939 के अंदर। और सुभाष चंद्र बोस ने जो इसकी स्थापना की थी, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक आपका द्वीप है, कहां पर, अंडमान निकोबार के अंदर, जिसका नाम था पहले रोस द्वीप, और इस रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो उसका नाम कर दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। अगर देखा जाए बाल गंगाधर तिलक का जो नारा है वो कौन सा है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का। और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो नारा दिया था वो है कि आराम हराम है, आराम हराम है, वो जवाहरलाल नेहरू का। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था, 1930 के अंदर आपको पता है नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो ये कब की बात है, तो इसको देखो। सबसे पहले आपका जो दांडी मार्च शुरू हुआ था वो कब हुआ था, आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। और कब, 6 अप्रैल
1930 को जो है इन्होंने कंप्लीट कर दिया था और समुद्र के किनारे जाकर वहां पर नमक बनाया था। और उसके बाद नमक कानून तोड़ने के बाद यहां से शुरुआत होती है किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं यहां से। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कब कर दिया गया, तो इसको बंद किया गया था, एक समझौता हुआ था जिसको किस नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। कौन सा, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये आपका कब हुआ, 4 मार्च 1931 को, 4 मार्च 1931 को। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इसको बंद कर दिया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, तो उपराष्ट्रपति बनो, राष्ट्रपति बनो, इनके लिए जो आयु रिक्वायरमेंट है वो है 35 वर्ष। अगर पूछे प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो प्रधानमंत्री के लिए चाहिए 25 वर्ष। यहां पर दिया गया उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष हो जाएगा। और यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, कौन सा, पहली बात उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल जो है वो हो जाएगा आपका 63। आर्टिकल 63 के अंदर यह दिया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, अभी हाल ही में 14वें नए उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन, तो वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो कि 14वें आपके उपराष्ट्रपति बनकर आए हैं। इनका संबंध अगर आपसे पूछ ले तो इनका कहां से है, तो ये झुंझुनू राजस्थान से इनका संबंध हो जाएगा, झुंझुनू राजस्थान से। और ये आपके इससे पहले क्या थे, इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी आपके रहे हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं जगदीप धनखड़। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और इसका आपका कौन सा बनेगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु रिक्वायरमेंट है वो है 35 वर्ष। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जब कौन होता है, आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन, उपराष्ट्रपति। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, और इसका तीसरा नाम जो है वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। इनके द्वारा जो वो लिखा गया अर्थशास्त्र, जो कि किससे संबंधित है, एक राज्य व्यवस्था से संबंधित हो जाएगी, राज्य व्यवस्था या राजनीति से संबंधित है ये अर्थशास्त्र, जो आपकी बुक जो है वो लिखी गई कौटिल्य के द्वारा। इसके अंदर आपका अर्थशास्त्र के जो राज्य व्यवस्था के बारे में दिया गया, कृषि न्याय के बारे में जो है वो दिया गया। लेकिन अगर ये पूछ ले अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र के पिता, इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, अर्थव्यवस्था के पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हो जाएंगे क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया कि भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, तो भटनागर अवार्ड जो है ना ये आपका अलग अलग 7 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। तो कौन कौन सा, इसमें आपका जो बायोलॉजी हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मेडिकल और मैथ, आपका इंजीनियरिंग, जो पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो है, मतलब अलग अलग आपके 7 क्षेत्रों के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसमें ना तो फिल्म होगा, ना रंगमंच, ना साहित्य। तो इसका जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। देखो भटनागर अवार्ड तो आपका हो गया अलग अलग में, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो साहित्य का इंपॉर्टेंट जो प्राइज है वो आपका कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जब किससे जुड़ा हुआ है, साहित्य से। और इससे आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं। चीन का आपका प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसांग जो है किसके काल में भारत आया था, तो आप सभी को पता है राजा हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, चीनी यात्री, एक बौद्ध भिक्षुक जो था, जो ह्वेनसांग जो भारत आया था। इसके बाद अगर आपसे पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसके टाइम में कौन सा चीनी आया था, तो यहां पर आया था फायान आया था इस टाइम पे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी है, तो इसकी पुस्तक हो जाएगी सीयू की, क्योंकि ये चीनी था इसीलिए वहां के आपको पता है नाम ही ऐसे होते हैं। तो ये पुस्तक थी। और अगर इस पुस्तक का मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा पश्चिमी देशों का वृत्तांत, जो इसका नाम हो जाएगा। और इसके बाद देखो यहां पर दिया गया हर्षवर्धन हो गया, इसके बारे में समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। और इसके साथ ही समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन सा था, हरिसेन जो इसका दरबारी कवि था। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, तो समुद्र तट के बारे में अगर देखा जाए तो भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं, 9 राज्य जो कि कहां से समुद्र तट के साथ आपकी सीमा बनाते हैं। जिनमें अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जो सीमा किसकी बनती है, तो वो गुजरात जो है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है समुद्र के साथ। यहां पर देखो उड़ीसा,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो देखो मध्य प्रदेश तो बिल्कुल सेंटर में हो गया, तो मध्य प्रदेश जो वो आपकी सीमा नहीं बनाता समुद्र के साथ, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश आपको पता है क्या बोलते हैं, इसको टाइगर स्टेट आपका बोला जाता है मध्य प्रदेश को। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट, हाँ अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश ने किस राज्य को 3 ओर से घेरा हुआ है, तो किसको, त्रिपुरा से। देखो त्रिपुरा, त्रि मतलब 3, तो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश से, सॉरी हाँ बांग्लादेश से, 3 ओर बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है त्रिपुरा, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय जो वो कहां पर है, इंटरपोल। इंटरपोल का अगर पूछा जाए फुल फॉर्म इसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा लियोन, फ्रांस के अंदर। कहां पर, लियोन, फ्रांस के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा इंटरपोल का। और अगर पूछे इंटरपोल का जो सदस्य भारत कब बना था, तो भारत इसका मेंबर कब बना, 1956 के अंदर इंटरपोल का सदस्य जो है वो बना है। कथकली नृत्य जो है भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो कथकली नृत्य बिल्कुल केरल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक आपका कौन सा, देखो केरल से आपके जुड़े हुए एक तो मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा एक कथकली हो जाएगा, तो ये 2 तो हो गए कहाँ के, केरल के। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का आप सभी को पता है कौन सा, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का कौन सा, भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा, तो उत्तर प्रदेश का कथक जो है वो हो जाएगा। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका हुआ कथकली का केरल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट देखो किसी तत्व का, हाँ आगे अपने साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें देखो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि उसका एटॉमिक नंबर जो है आपका किसके बराबर होता है, तो वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद एटम बम का सिद्धांत जो है वो क्या है, तो एटम बम यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियर बम जो आपका हो जाएगा वो किस पर आपका, कौन सा इसके अंदर प्रिंसिपल होता है, तो इसके अंदर आप सभी को पता है कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन माने कि न्यूक्लियर आपका कौन सा, तो न्यूक्लियर विखंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर देखा जाए तो एटम बम जो है, परमाणु बम का यूज कब किया गया, तो परमाणु बम का यूज आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे किया गया था, है ना, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ये 2 बार जो है परमाणु बम का यूज किया गया है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त को नागासाकी जापान के ऊपर ये हमले जो किए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो उस टाइम यानी कि सिर्फ ये 2 आपके जो परमाणु हमले जो वो यहाँ पर किए गए थे, तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अगर देखा जाए एटम बम किसने बनाया था, तो एटम बम, फादर ऑफ एटम बम अगर आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट ओपनहेमर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे एटम बम के फादर। हीरे को दहकते चारकोल में डालने पर क्या परिणाम होगा, अगर हीरे डायमंड को अगर आपके दहकते चारकोल में डाला जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो लाल और नीला रंग बनाने पर आपका पर्पल कलर बनता है, पर्पल यानी कि बैंगनी कलर जो है वो बनता है। तो इसका आपका मिलता जुलता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो एड्स आपका किससे फैलता है, तो आपका वायरस से फैलता है, वायरस यानी कि विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखो अगर आपसे पूछे वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वायरस से आपका एड्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका पोलियो जो है वो भी एड्स से होता है। रेबीज जो है ये भी आपका, सॉरी वायरस से, कौन सा, एड्स आपका वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज आपका वायरस से। इसके अलावा ट्रेकोमा एक रोग होता है, ट्रेकोमा जो कि किससे जुड़ा हुआ है, आंख से, और ये भी किससे होता है, वायरस से होता है। इसके अलावा चेचक जो है वो किससे होता है, वायरस से। तो ये सारे आपके वायरस से होते हैं, वहां पर एड्स भी वायरस से फैलता है। अगर देखा जाए एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस आपका मनाया जाता है एड्स के प्रति जागरूकता के लिए। इसके अलावा देखो यहाँ पर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से जुड़े हुए आपके रोग कौन कौन से, जैसे हेजा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेजा टाइफाइड, आपका प्लेग है, निमोनिया है, ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। फंगस से आपके कौन से, जो स्किन डिजीज आपके जो होते हैं वो फंगस से आपके डिजीज फंगस की वजह से होते हैं। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या है, तो एस्टर का क्रियात्मक समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम जो है वो क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आपका क्या बोलते हैं, NaHCO3, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कपड़े धोने का सोडा यानी कि आपका कौन सा, धावन सोडा जिसको बोलते हैं, तो Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये आपका धावन सोडा हो जाएगा।
और साधारण नमक का अगर आपसे पूछा गया तो NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? तो बिल्कुल पहले भी आ चुका क्वेश्चन, लीवर हो जाएगा, यकृत। और अगर देखा जाए लीवर का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। एक प्रोटीन निकलता है, आपको पता है जब हमारे कहीं पर चोट लगती है तो उसके बाद एक जो ब्लड बाहर निकलता है, तो उसको रोकने के लिए जो काम आता है ना, वो आपका कौन सा? एक फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है। फिब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, मान लो अगर हमारे कहीं पर भी लगी तो उस जगह पर एक तरह का ऐसे फाइबर की तरह ना ऐसे बना देते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ये बोल सकते हो, ठीक। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, इस तरह से जाली से बना देता है जिसकी वजह से ब्लड हमारा बाहर नहीं निकलता। तो ये फिब्रिनोजन भी कहां से बनता है? आपका यकृत से बनता है, जो कि 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। और सबसे बड़ा जो है आपकी ग्लैंड हो जाएगी। और इसके साथ ही यकृत के बारे में ये भी ध्यान रख लेना कि पित्तरस जो है वो कहां से निकलता है? बाइल जूस, जो कि कहां से? ये आपका यकृत से निकलता है। थायराइड, थायराइड ग्लैंड आपकी कहां पर होती है? जिसको औटू ग्रंथि बोलते हैं, ये गले के अंदर होती है। और पिट्यूटरी, जिसको आपका मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क के अंदर होती है। यदि दो पिंड के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? देखो, दो पिंड यानी कि दो ऑब्जेक्ट आपके सामने, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच की अगर दूरी जो है वो आपकी दुगनी कर दें। सबसे पहले देखो आपका जो फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू आपका G इंटू M1 गुणा M2 बट्टा में आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रख लेना। इसके बाद इसमें जो डिस्टेंस है, ये दूरी होती है, ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या दिया गया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आपका फोर्स, तो आपका फोर्स और देखो डिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना। यानी कि अगर यहां पर दिया गया डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो डबल कर देंगे, इसका मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 4। तो अगर यहां पर इसको डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। प्रक्रिया जिसमें निकाय में न तो ऊष्मा ली जाती है न दी जाती है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना तो ऊष्मा दी जाती है ना ऊष्मा ली जाती है, तो वो आपकी कौन सी? रुद्धोष्म हो जाएगा। अब रुद्धोष्म क्या होता है, तो इसको अगर हम इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। कौन सा? एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो होता है। तो इसके अंदर आपकी ना तो ऊष्मा ली जाती है ना ऊष्मा दी जाती है। इसके बाद समतापी मतलब आइसोथर्मल, जिसमें आपका टेम्परेचर जो है वो समान रहता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम जो उसका मूल सिद्धांत क्या है, तो हमने अभी पढ़ा था किसके बारे में? आपका जो हाइड्रोजन, देखो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन, विखंडन के ऊपर आपका कौन सा काम करता है? न्यूक्लियर बम, है ना। न्यूक्लियर बम जो वो किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। संलयन पर कौन सा? हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अगर यहां पर पूछे सूर्य जो किस पर काम करता है, तो सूर्य आपका हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि नाभिकीय संलयन पर काम करता है। जो नाभिकीय संलयन को हम क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन, फ्यूज होना, संलयन होना, ठीक है। तो इसके बाद सबसे भारी कण जो है वो कौन सा है? सबसे भारी कण जो है इसके अंदर हो जाएगा आपका अल्फा कण। अल्फा कण सबसे भारी होता है, और अगर अल्फा ऑप्शन में ना दिया हो तब न्यूट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अब अल्फा दिया है तो अल्फा जो है वो न्यूट्रॉन, अल्फा जो न्यूट्रॉन से 4 गुना बड़ा होता है, ठीक है, 4 गुना ज्यादा भारी होता है, तो इसलिए आपका अल्फा बनेगा। आवेश क्या है? आवेश आपका क्या हो जाएगा? तो जो इलेक्ट्रॉन जो आपके फ्लो करते हैं ना, उसको ही आपका आवेश बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और इसी की वजह से जो आपके चुंबकीय प्रभाव जो होते हैं वो आपके उत्पन्न होते हैं। मांसपेशियों में थकान अनुभव करती है, उसके जमाव हो जाता है, यानी जब हम ज्यादा एक्सरसाइज या ज्यादा रनिंग करने के बाद जो मांसपेशियों में थकाव होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड जो है वो भर जाता है मसल्स के अंदर, लैक्टिक एसिड। और अगर गर्म पानी से अगर नहाया जाए या गर्म पानी से उसकी सिकाई की जाए तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका ठीक हो जाता है, मतलब अलग अलग आपका टूट जाता है। तो इसका मतलब लैक्टिक एसिड जो है वो भर जाता है जब आपकी मसल्स के अंदर आपको थकान महसूस होती है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद रक्त का दबाव मापने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर आपका क्या किया जाता है? हार्ट के जो सिग्नल जो है, हार्ट के सिग्नल जो है वो आपके निकाले जाते हैं कि हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, उन सभी को देखने के लिए आपका जो किसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह का आपका डाटा निकल कर आता है, हमें सामने दिखता है कि ये कि हार्ट आपका किस तरह से काम कर रहा है। वहीं पर स्टेथोस्कोप जो वो आपका क्या काम करता है? ये सिंपली आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी होती है उसको आपका चेक करने के लिए, जैसे हार्ट बीट देखने के लिए कि 1 मिनट में आपकी 72 बार से ज्यादा या कम है, वो चीज देखी जाती है आपकी स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर नॉर्मली गले के अंदर टांग के रखते हैं।
परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में क्या आपका यूज होता है? परमाणु भट्टी के अंदर आपका शीतलक के तौर पर आपका भारी जल भी यूज होता है और आपका तरल सोडियम भी आपका यूज जो है वो होता है। यानी कि शीतलक आपका क्या काम करता है? जब बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पता है परमाणु भट्टी आपका न्यूक्लियर प्लांट जहां पर आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी ऊर्जा निकलती है, तो उस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आपका इनका यूज किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है? तो यह हैलाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से किसकी कमी होती है? तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन की हो जाएगी। इंसुलिन शरीर के किस अंग में स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है वो शरीर के अग्नाशय बोले तो इसको पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज अग्नाशय। अगर अग्नाशय के बारे में देखा जाए तो पैनक्रियाज के बारे में ध्यान रख लेना, ये आपकी कौन सी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, कौन सी मिक्स्ड ग्लैंड। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे नॉर्मली तो आपकी हो जाएगी लीवर, और अगर सबसे पूछे सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड आपकी कौन सी, तो वो पैनक्रियाज अग्नाशय हो जाएगी। और इसी की अग्नाशय की आपकी बीटा सेल से आपका जो वो निकलता है कौन सा? इंसुलिन। तो ये आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा गया जो आपका इंसुलिन कहां से निकलता है, तो अग्नाशय की बीटा सेल से जो है वो निकलता है। और इसके बाद अगर देखा जाए इंसुलिन, आपका इंसुलिन किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो डायबिटीज रोगी या मधुमेह रोगी जो होते हैं उनके लिए आपका यूज किया जाता है। और एक तरह से ये बोल सकते हो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद हाइडल पावर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइडल पावर के अंदर बिल्कुल पानी हो जाएगा। कोयले के अंदर, कोयला जो किसके अंदर? थर्मल पावर के अंदर यूज होता है। अणु ये आपका न्यूक्लियर के अंदर हो गया, ठीक है। तो इसका पानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और यहां पर देखो एक चीज और देखो क्लियर कर लेना, एक तो फेफड़े हैं, ठीक है, और एक आपके कौन से किडनी है। दोनों के बारे में कई बार बता चुका हूं, तो बस ये ध्यान रख लेना। फेफड़े जो वो क्या करते हैं? ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं, ब्लड का प्योरिफिकेशन जो है वो करते हैं। और किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, फिल्टर करती है। तो ये आपके हुए आज के क्लास के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं। वैसे यहां पर हम क्लास जो कर रहे हैं ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जो आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे आपका एफसीआई का एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी के एग्जाम तक भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बीच बीच में जहां पर इंपॉर्टेंट बनते हैं हम साथ में करंट अफेयर भी कर रहे हैं। जैसे आपका उपराष्ट्रपति के बारे में बात की, या इसके अलावा जैसे किसी भी राज्य की बात आती है तो वहां के सीएम और गवर्नर, अब आपको पता है हर एक चीज एडवांस हो चुकी है और कंपटीशन ज्यादा हो चुका है। तो साथ में आपको सीएम गवर्नर, किसी भी राज्य की बात करें तो सीएम गवर्नर, वहां की लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में तो थोड़ा बहुत ध्यान होना ही चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। पीछे की 4 क्लासेस जो हो चुकी है उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हैं। और चारों क्लासेस जो है उनकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर देख सकते हैं सारी क्लासेस। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।